हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिकॉज आई लव यू नाम की कोरियन मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ली होंग, जो कि अच्छे से तैयार होके बुके खरीद के एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। तभी उसको याद आता है कि वो तो अपनी रिंग घर पर ही भूल कर आया है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है, पर वो उसका कॉल उठाता नहीं। फिर वो यू टर्न लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर में बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि किमाही नाम की लड़की से बात कर रहे होते हैं, पर किमाई का वॉइस ली होंग की तरह ही होता है। किमाई की बातों से हमें ये पता चलता है कि ली होंग की आत्मा किमाई के शरीर के अंदर आ चुकी है। फिर ली होंग अपने आप को एक लड़की के बॉडी में देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आत्मा इस लड़की के शरीर में कैसे आई। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर किमाई को बताती है कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। फिर वो अपने टीचर से मिलने जाती है, जहाँ पर किमाई सेम लड़कों की तरह बैठी होती है। उसके टीचर भी उसके हरकतों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है। उसके टीचर का नाम होता है एन योडॉन। उसके टीचर किमाई को उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछते हैं। उसके अंदर का लियोन कहता है, अबे मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में क्या खाक पता होगा। उसके टीचर को लगता है कि ये एप्लीकेशन की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में है। फिर वो उसे चॉकलेट खाने के लिए देते हैं, पर किमाही को चॉकलेट को देखकर उल्टी आने लगती है, तो वो भागकर बॉयज वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर एक लड़की को वॉशरूम में देखकर वो सारे लड़के बाहर आते हैं। फिर ली होंग को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सोल इस लड़की के शरीर में कैसे आई। उसको ये सब एक सपना लग रहा था, इसीलिए वो अपना सिर कोको कोला की वेल्डिंग मशीन पे मारने लगता है। और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे वो लड़की पागल लगती है। फिर ली होंग उस स्कूल की दीवार को कूद के वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किमाई की फ्रेंड आती है और वो उसको आवाज लगाती है। तभी किमाई नीचे गिर जाती है। उसके फ्रेंड का नाम होता है स्कली। स्कली किमाई के बैग में प्रेगनेंसी किट देखती है। हाँ, किमाई प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर वो दोनों भी शॉक होते हैं। वो दोनों मतलब स्कली एंड ली होंग। फिर ली होंग उसे बता देता है कि मैं एक लड़का हूँ और एक्सीडेंट की वजह से मेरी सोल इस लड़की के अंदर आ चुकी है। ये सुन के स्कली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किमाही की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वो उसे किमाई कह के बुलाती है, पर ली होंग कहता है, अरे मुझे किमाई मत बोलो, मैं किमाई नहीं हूँ। फिर वो स्कली से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं। तो स्कली गोल गोल बातें करने लगती है, जिससे ली होंग समझ जाता है कि इसे मुझ पे भरोसा नहीं है और इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे स्कली भी जाती है। ली होंग को अपने एक्सीडेंट एंड नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो वहाँ पर एक भविष्य बताने वाले को देखते हैं। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ पर भविष्य बताने वाला ली होंग की बातें सुनकर कहता है, क्या तुम दोनों ने भी नशा किया है। और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो उनके पैसे भी वापस देता है। वहाँ से बाहर आने के बाद ली होंग भविष्य बताने वाले को बहुत सारी बातें सुनाने लगता है। स्कली कहती है, पहले हमें किमाई के पेट में जो बच्चा है उसके पापा को ढूंढना होगा। तभी वो एक लड़की को रास्ते पे गाना गाते हुए देखते हैं। फिर वो दोनों भी उसके पास जाते हैं। उसे गाना गाते हुए देखकर ली होंग को अपना थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक याद आने लगता है, जहाँ पर उसे एक लड़की याद आती है, बेंच पर बैठी हुई, हाथों में गिटार, चेहरे पर बिखरे हुए बाल और हाथों में हैंक्यू नाम का ब्रेसलेट। ये सब उसको याद आता है और फिर वो उसके बारे में स्कली को भी बताता है और कहता है उस लड़की का और मेरा जरूर कुछ रिलेशन होगा। फिर वो खाना खाने जाता है। तभी उसे उल्टी आने लगती है। स्कली उसकी हालत देखकर कहती है, अगर तुम्हें बेबी एंड कॉलेज में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो तुम किसको चुनोगे। तभी ली होंग याद करने लगता है डिलीवरी का दर्द और इस सब को याद करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर स्कली रात को पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों को किमाई के घर के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुम दोनों तो अच्छे फ्रेंड हो ना, तो तुम दोनों को एक दूसरे के घर फैमिली के बारे में नहीं पता। तब स्कली बहाना मारने लगती है कि नहीं, हम आज ही फ्रेंड बने हैं और इसकी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है, इसीलिए उसको कुछ भी याद नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर किमाई की माँ आ जाती है। फिर वो किमाही को घर लेकर आती है और उसके बदले हुए बर्ताव को देखकर वो भी थोड़ी कंफ्यूज होती है। तभी किमाई मतलब ली होंग सर दर्द का बहाना मार के किमाई के रूम में चला जाता है।
जहाँ पर उसे किमाई की प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की फोटो मिलती है और उसके पीछे उसने एक मैसेज भी लिखा होता है। ली होंग सोचता है इतनी टॉपर लड़की पढ़ाई को छोड़ के ये सब क्या करने लगी। फिर अगले दिन क्लास में किमाही का मतलब ली होंग का मन नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो उठकर छत पे चला जाता है। तभी पीछे से एक लड़का आके उसके कानों में हेडफोन पहनाता है। उस लड़के का नाम होता है जोयोंग सप और किमाही के पेट में इसका ही बच्चा होता है, मतलब यही किमाही का बॉयफ्रेंड होता है। और जब इसके बारे में ली होंग को पता चलता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने बेवकूफ, अक्ल है तुझ में अक्ल है। और वो उसको बहुत ज्यादा पीटता है और कहता है यहाँ पे करियर बनाने का छोड़ दिया और महाराजा को पापा बनने का शौक है। पर किमाई का बॉयफ्रेंड कहता है मैं एक अच्छा डैड बनूंगा, प्लीज तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ली होंग कहता है अबे कमीने पहले पैसा कमाना सीख, फिर बाद में आ और पहले खुद को संभाल ले और फिर इसको संभालने की बात कर। फिर किमाही मतलब ली होंग उसे बता देता है कि उसने अबॉर्शन करवाने का डिसीजन लिया है और वो वहाँ से चला जाता है। किमाही का बॉयफ्रेंड वहाँ ही रोते हुए बैठता है। फिर अगले दिन किमाही मतलब ली होंग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है और उससे मिलने के लिए वहाँ पर स्कली भी आती है। स्कली उससे कहती है तुम्हें एक बार ये सब करने से पहले किमाही के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या चाहती है। ली होंग कहता है मुझे लगता है कि किमाई इस सब के लिए मुझे थैंक यू भी बोलेगी और वैसे भी मैं उसके फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूँ। और बाहर किमाई का बॉयफ्रेंड भी आया होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे नर्स आती है और किमाई को एनेस्थेसिया देने जाती है। तभी किमाही मतलब ली होंग के कानों में जोर से आवाज आने लगती है और वो आवाज इतनी जोर से होती है कि वो तड़पने लगता है और उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। और तभी ली होंग को एक फ्लैशबैक याद आता है उस गिटार वाली लड़की का जिसका नाम ह्यूंग क्यू होता है और वो एक स्टूडियो में सिंगिंग ऑडिशन के लिए आई होती है और वहाँ पर बैठे हुए 3 जजेस में से एक हमारा मेन लीड होता है ली होंग। ह्यूंग क्यू उन्हें बताती है कि वो एक मरे हुए सिंगर का गाना गाना चाहती है जो कि बहुत ही कम एज में गुजर गए थे और उनको इतना कोई पहचानता भी नहीं था। फिर जजेस उसे परमिशन दे देते हैं। फिर पहले वो अपने बालों को बांधती है और उसकी शक्ल देखकर ली होंग समझ जाता है कि ये तो उसकी बचपन की फ्रेंड हेंग क्यू है। फिर वो गाना गाने जाती है पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर हम एक अलग डर को देखते हैं और तभी वो बेहोश हो जाती है। ली होंग उसके पास जाके उसे होश में लाने की कोशिश करता है और तभी कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। फिर किमाई का बॉयफ्रेंड उसके पास आके उससे वादा करता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और तभी किमाई के शरीर में किमाई की आत्मा वापस आती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर हैरान होती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और उसका ये सवाल सुन के स्कली भी समझ जाती है कि किमाई की सोल उसके शरीर में वापस आ चुकी है, पर वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर ली होंग चला कहाँ गया। इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है। फिर हम इंस्पेक्टर पार्क को देखते हैं जिनके की शरीर में ली होंग की आत्मा आ चुकी थी। तभी पार्क के पास उनका एक फ्रेंड आता है जो कि पुलिस वाला ही होता है और वो उनसे एक गुंडे के बारे में पूछने लगता है जो कि वहाँ पर ही छुपा होता है और फिर वो उसे दिखा देते हैं। फिर पार्क मतलब ली होंग पार्क के पुलिस स्टेशन में आ जाता है जहाँ पर उसे एक क्रिमिनल के मुंह से पता चलता है कि पार्क कैसा आदमी था। वो एक रिश्वतखोर आदमी था, वो बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करता था। फिर ली होंग उस क्रिमिनल को जेल में डाल देता है। फिर वो रात को इंटरनेट पर सर्च करता है कि आत्मा भटकती क्यों रहती है। तभी उसे एक भूत का वीडियो दिखता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड आके उन्हें टाइम पास बंद करके अपने घर जाने के लिए कहते हैं। तभी ली होंग उन्हें अपने घर का मतलब पार्क के घर का एड्रेस मांगता है। फिर वो पार्क के घर आता है जहाँ पर पूरे घर में अंधेरा था, बस एक ही रूम में रोशनी थी। ली होंग उस रूम को खोल के देखता है तो उस रूम में पार्क की वाइफ एंड उसकी बच्ची सो रही होती है। ली होंग समझ जाता है कि ये पार्क की वाइफ एंड उसकी बच्ची है। फिर वो फ्रिज को खोल के चेक करने लगता है क्योंकि उसको भूख लगी थी, जहाँ पर उसे फ्रिज में थोड़ा सा खाना मिलता है। फिर वो एक निवाला खाने जाता है। तभी पार्क की बेटी उसे बुलाती है। फिर वो अपने पापा को मिल्क में मिलाकर चौकोस खाने के लिए देती है और फिर वो अपने पापा से डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है। पार्क के अंदर का ली होंग कहता है अबे क्या यार, पहले प्रेगनेंसी का चक्कर और अब डिवोर्स का, और क्या जिंदगी में देखना बाकी है पता नहीं। तो ली होंग उस बच्ची से पूछता है
क्या तुम चाहती हो कि हम डिवोर्स ना ले? वो लड़की कहती है, रोज रोज के फाइटिंग से तो बेटर ही है डिवोर्स ले लो। ली होंग बी लाइक, आजकल के बच्चे अलग ही हैं। फिर ली होंग उससे अपने पेरेंट्स का डिवोर्स का रीजन पूछता है। फिर जब वो उसे बताने के लिए जाती है तभी वहाँ पे उनका डॉग आता है। ली होंग उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ली होंग स्कली को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं पार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर के अंदर हूँ। तभी वॉशरूम में पार्क की बेटी आ जाती है, इसीलिए ली होंग कॉल को कट कर देता है। उसकी बेटी आकर अपने पापा से पूछती है, मैंने एक लड़की का आवाज सुना, क्या आपको कोई मिल गई है? फिर पार्क मतलब ली होंग उसे मना कर देता है। फिर पार्क मतलब ली होंग वॉशरूम से बाहर आता है। तब बाहर पार्क की बेटी सोफे पे बैठ के गेम खेल रही होती है। फिर ली होंग सोफे पे सिकुड़ के सोने जाता है, पर पार्क की बेटी उससे कहती है, अब तक तो आपका डिवोर्स नहीं हुआ, तो जाके अपने रूम में सोइए। फिर ली होंग जाकर रूम में सो जाता है और पार्क की बेटी कहती है, आप आएगा असली मजा। फिर सुबह पार्क के फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और तभी पार्क के मुंह पे एक जोर से चाटा पड़ता है। ली होंग कहता है, अबे कौन है बे, ठीक से सोने भी नहीं देता। तभी पार्क की वाइफ उसे अपना हाथ दिखाती है, जिसमें कि उनकी बेटी ने उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाई होती है। पार्क की वाइफ गुस्से में उसे इशारों से मैसेज पढ़ने के लिए कहती है, जिसमें उसने लिखा था, अबे घटिया आदमी, मुझे तेरी आवाज भी नहीं सुननी, पहले इसको खोलो। पार्क के अंदर का ली होंग कहता है, ओ तो इनकी बिना बोले चलने वाली शादी है। फिर वो अपने बेडरूम के बाहर आके चाबी को ढूंढने लगते हैं। के अंदर का ली होंग कहता है, मुझे लगता है कि बच्ची शायद चाबी अपने स्कूल लेकर गई होगी, हमें उसके स्कूल जाकर चाबी को वापस लाना होगा। पार्क की वाइफ उसे मैसेज करती है, हमारी बेटी स्कूल ट्रिप पर गई है और आज मुझे कोर्ट जाना है, वो भी तुम्हारे साथ नहीं। फिर पार्क की वाइफ एक बड़ा सा चाकू लेती है। ली होंग हंसते हुए कहता है, अबे तुम इससे लोहा कैसे काट सकती हो बे, ये तो भाजी काटने का चाकू है। पर पार्क की वाइफ की नजर लोहे से ज्यादा अपने पति के हाथ पे थी। ली होंग भी उसके इंटेंशन समझ जाता है और वो फिर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो दोनों अपने बच्ची के स्कूल ट्रिप के वहाँ जाने लगते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची का स्कूल ट्रिप वही पास ही में गया था। तभी रास्ते में ली होंग को स्कली दिखती है, वो उसको आवाज लगाता है, उसके पीछे भागने लगता है और तभी नजर हटी एंड दुर्घटना घटी। वैसी ही हालत उनके साथ होती है, वो एक गटर में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद उनको होश आता है तो वो अपने आप को इतनी गंदी जगह में देखकर उनको तो उल्टी आने लगती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पार्क की वाइफ के पैरों में चोट लग जाती है। फिर वो उसे 112 नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है, पर वहाँ पर सिग्नल नहीं होता। तभी पार्क की वाइफ को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। और तभी ली होंग को फोबिया की बात सुन के हैंक्यू याद आती है कि हैंक्यू को भी क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मतलब तेज का डर। फिर पार्क मतलब ली होंग पार्क की वाइफ को अपने पीठ पे उठा के वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और वो उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गई। तभी पार्क के अंदर का ली होंग कहता है, हम 2 बजे तक कोर्ट में पहुँच जाएंगे और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देंगे। ये सुन के पार्क की वाइफ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर पार्क का शरीर मतलब ली होंग उसको उठा के बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो उसको एक जगह पर बैठा देता है। फिर वो उसको उसके बीमारी के बारे में पूछता है। पार्क की वाइफ कहती है, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता भी कहा है। और फिर वो उसे अपनी पुरानी बातें बताने लगती है कि जब वो अपने बच्ची को जन्म देने वाली थी तब वो बिल्कुल अकेली थी, का पति मतलब पार्क उसके पास नहीं था, उसने अकेले ही सब हैंडल किया और तब मुझे फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ और वो तब से बहुत ज्यादा पार्क से नफरत करती थी। पार्क के अंदर का ली होंग कहता है, हट यार, ये तो टीनेजर से भी ज्यादा बुरी कंडीशन है। तभी पार्क की वाइफ उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी पार्क मतलब ली होंग कहता है, क्या मैं इतना बुरा था? पार्क की वाइफ कहती है, कभी भी तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। फिर पार्क मतलब ली होंग उसकी माफी मांगता है। तभी वो रोने लगती है। तभी पार्क के अंदर का ली होंग उसे शांत करने के लिए कहता है, तुम्हारे पुरानी फोटो में तुम बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो उससे कहती है, क्या वो फोटो अभी भी तुम्हारे पास है? मुझे लगा कि तुमने उसको जला दिया होगा, क्योंकि उसी वक्त वो दोनों फर्स्ट टाइम एक कॉन्सर्ट में मिले थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। फिर पार्क मतलब ली होंग उसकी माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी, पर ईगो के कारण मैं वो मांग नहीं पाया। पार्क की वाइफ उसके बदले हुए बर्ताव को देखकर कहती है, प्लीज
तुम पहले जैसी ही रहो। फिर पार्क मतलब ली होंग उससे वादा करता है कि वो आगे से उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और फिर वो उसकी माफी मांगता है। तभी वहाँ पर गंदा पानी आने लगता है। फिर वो दोनों भी पानी से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। पार्क की वाइफ कहती है, थैंक यू माफी मांगने के लिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तभी उनके ऊपर पानी आ जाता है और वो दोनों पानी में बह जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जिनको कि समुंदर के पास से रेस्क्यू किया गया। और फिर ये न्यूज़ वो तीनों टीवी में देखते हैं और पार्क के अंदर से ली होंग की आत्मा भी चली गई होती है, इसीलिए पार्क को कुछ भी याद नहीं होता। पर सबसे ज्यादा खुश तो पार्क की बेटी होती है अपने पेरेंट्स का डिवोर्स ना होने के कारण। और पार्क की वाइफ भी अब उसके साथ बात करने लगी थी और वो अपनी शादीशुदा लाइफ को और एक नया मौका देना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने डिवोर्स का डिसीजन भी छोड़ दिया था। और अब यहाँ से शुरू होती है हमारी तीसरी कहानी। हम स्कली के टीचर को देखते हैं जिनको कि हमेशा बहुत भूख लगती थी, इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते थे, जिनका कि खाना खाते हुए वीडियो बना के उनके एक स्टूडेंट ने इंटरनेट पे डाला था। और स्कली के टीचर का नाम था एनियोडॉन। और उस वीडियो को देखकर ली होंग बहुत हंसता है और ली होंग को याद आता है कि ये तो स्कली के टीचर है। और तभी उसकी नजर अपने पेट पे जाती है जो कि बहुत बड़ा होता है। फिर वो अपनी शक्ल को देखता है जो कि एनियोडॉन की होती है, मतलब ली होंग की आत्मा अब एनियोडॉन के अंदर आ चुकी थी। और अभी उस वीडियो को देखकर ली होंग हंस रहा था जो कि अब अपनी बॉडी को देखकर रोने लगता है। फिर हम सुबह स्कली को देखते हैं जो कि स्कूल के बेंच पर लेटकर कॉमिक बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर उसके टीचर मतलब ली होंग आके उसे डांटने लगता है। स्कली भी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ली होंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भूत हूँ, मतलब ली होंग। ये सुन के स्कली हैरान हो जाती है और खुश भी। फिर ली होंग उसे बताता है कि मुझे शरीर में बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो उसको कुछ तो खाने के लिए मांगता है, पर स्कली को काम पे जाने के लिए देर हो रही थी, इसीलिए वो ली होंग को भी अपने साथ काम पे लेके जाती है। और स्कली एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी। फिर ली होंग उससे उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछता है। स्कली उसे बताती है कि वो एक अपने रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा फंड जमा कर रही है। तभी ली होंग मतलब एनियोडॉन के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए पूछ रही होती है। स्कली कहती है, चलो हम इन दोनों को मिलाते हैं, देखो तो हमारे टीचर के लाइफ में कौन है। फिर अगले दिन वो दोनों एक कैफे में मिलने का डिसाइड करते हैं। वो लड़की अगले दिन कैफे में आ जाती है। ली होंग इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और उस लड़की का नाम होता है डायन। फिर ली वॉशरूम में जाकर स्कली को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये बंदा बहुत बड़ा तीर मार रहा है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की क्या उसको मिलेगी क्या। स्कली भी कैफे के बाहर ही होती है और वो भी उस लड़की को देखती है। फिर वो ली होंग से कहती है, जाने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर वो दोनों अपने कॉलेज के दिनों की कॉफी पीते हुए बातें करने लगते हैं और फिर वो उसे बताती है कि कॉलेज के दिनों में तुमने मुझे प्रपोज किया था। ये सुन के ली होंग के मुंह से कॉफी उसके ड्रेस पे गिर जाती है जिसकी वजह से उसका ड्रेस खराब हो जाता है। फिर डायन उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त उसने एनियोडॉन को रिजेक्ट किया था। फिर वो इन सभी बातों को साइड में रखते हुए उसे गाना गाने के लिए कहती है जो कि उसने कॉलेज के फंक्शन में बस उसके लिए गाया था। गाने का नाम सुन के ली होंग को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब हैंग क्यू एक अजीब सा मास्क पहनकर स्टेज पे जाने की बात कर रही थी, तब ली होंग ने उसे मना किया था। हैंग क्यू उससे कहती है, पर मैं गिव अप करने वाली हूँ, पर ली होंग उसे मना करता है और कहता है तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। और वो उसे बताता है कि मैंने से बहुत सारे सिंगर्स देखे हैं जिनको कि स्टेज और ऑडियंस का डर लगता था और फिर उन्होंने अपने इलाज करवाया और वो अभी बहुत अच्छे फेमस सिंगर है। पर हैंग क्यू मना कर देती है और कहती है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर ली होंग उसे मनाने के लिए वही फनी मास्क पहनता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर एनियोडॉन डायन को अपने घर लेकर आता है और डायन उसके घर में फिश टैंक को देखकर बहुत खुश होती है। तभी स्कली ली होंग को कॉल करने लगती है पर वो उसका कॉल कट करता है। पर स्कली चुप बैठने वालों में से है नहीं, इसीलिए वो उसको बार बार कॉल करती है। फिर वो एक बार उसका कॉल उठाता है और कहता है मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं एक अर्जेंट काम में हूँ, और कॉल कट कर देता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी उसके कानों में जोर से आवाज आने लगती है
और वो बाथरूम में तड़पने लगता है। फिर जब वो आवाज बंद हो जाती है और वो थोड़ा ठीक फील करता है, तब वो बाथरूम से बाहर आता है। तब तक डायन सो गई होती है। फिर वो सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर वो दोनों जब ब्रेकफास्ट करते हुए बात कर रहे थे, तब डायन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो उससे इमोशनल होने का रीजन पूछता है, तब वो उसे बताती है कि टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है और चीजें भी कितनी जल्दी बदल जाती है। फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और की किताबें बेचूंगी, पर अभी भी मुझे तुम्हारा भोलापन बहुत पसंद है। और फिर वो उसे प्रपोज करती है, पर तभी ली होंग की आत्मा एन यो डॉन के शरीर को छोड़ के चली जाती है और उसकी आत्मा एक दादी के शरीर में आ जाती है। तभी उस दादी के पास उनके हस्बैंड आ जाते हैं, जो कि दूर से उनकी फोटो खींच रहे थे। ली होंग अपने आप को एक बूढ़े औरत के शरीर में देखकर हैरान हो जाता है और वो उनके हस्बैंड से पूछता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ आया हूँ। पर उस दादी के हस्बैंड अपनी वाइफ को शांत करते हैं। फिर ली होंग हॉस्पिटल के फोन से कली को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं एक दादी के शरीर में हूँ और उसे ये टेंशन था कि वो हमेशा से अगर यही फंसा रहा तो। तभी वहाँ की नर्स उसके बारे में बातें करने लगती है, तो वो उनको एक अजीब सी शक्ल करके डरा देता है। फिर हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए स्कली आती है और वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस दादी का हस्बैंड आ जाता है, तो ली होंग उसे बताता है कि ये बूढ़ा इस दादी का पहला प्यार है। फिर वो दोनों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर लियोंग उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मैं एक म्यूजिशियन हो सकता हूँ। और फिर वो उसे अपने बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन स्कली म्यूजिक कंपनी में जाके लियोंग के बारे में पूछने लगती है और तभी वो एक आदमी को लियोंग के एक्सीडेंट के बारे में बात करता हुआ देखती है और वो उनकी बातें छुपकर सुनने लगती है, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं होती। फिर जब वो उस आदमी के मुंह से लियोंग की गर्लफ्रेंड हैंक्यू का नाम सुनती है, तब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि वही उसका भूत है, ली होंग। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करके दादी मतलब ली होंग को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है और वो उससे अभी के अभी दूसरे हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है, तभी हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ उसे पकड़ के फिर से उसके रूम में लेके जाते हैं और उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर उस दादी के हस्बैंड उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रही थी। दादी मतलब ली होंग कहता है, मैं मेरे एक अच्छे फ्रेंड से मिलने जा रही थी। वो उसको उसके अच्छे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, शायद मरने के बाद ही मैं उसे मिल पाऊंगी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते तो तुम मुझे उसे मिलाने के लिए लेके जाते। फिर वो भी मान जाते हैं। फिर वो बूढ़ी दादी मतलब ली होंग भागकर कार में आके बैठता है और उनके पति आकर ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बूढ़े दादाजी कार को बहुत ज्यादा स्लो चला रहे थे। फिर आगे जाते ही दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर दादी मतलब ली होंग कार को कैसे तो हैंडल करता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करता है और फिर दादी से मिलने उनके बच्चे आते हैं। फिर रात को दादी मतलब ली होंग दादाजी की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें कि दादी के बहुत सारे फोटोज होते हैं और उसके साथ एक प्यारा सा मैसेज भी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दादी को डिमेंशिया है, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी है। फिर दादाजी दादी की माफ़ी मांगते हैं अब तक उन्होंने जितनी बार उनका दिल दुखाया है उसके लिए, और वो उसे बताते हैं कि वो हमेशा अपनी वाइफ को खुश देखना चाहते थे, इसीलिए जो दादी कहती थी वो दादाजी करते गए। पर बस उनकी एक आखिरी विश थी कि एक बार दादी उनको पहचाने कि वो उनके हस्बैंड है। फिर ली होंग दादाजी एंड दादी की शादी की फोटो को देखता है और वो समझ जाता है कि सबसे ज्यादा प्यार दादाजी करते थे दादी से। फिर सुबह ली होंग मतलब दादी अच्छे से तैयार होके दादाजी से मिलने आती है और वो उन्हें हनी कह के बुलाती है। दादाजी बहुत खुश होते हैं कि आखिरी बार उनकी वाइफ ने उनको पहचाना और फिर दादाजी दादी को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं अब मेरा वक्त आ गया है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर ली होंग मतलब दादी उनकी माफ़ी मांगती है
और उनके हाथ पर किस करती है जैसे वो हमेशा दादी के हाथ पे करते थे। और तभी दादाजी की डेथ हो जाती है। फिर हमें दादाजी का फ्यूनरल दिखाया जाता है और हम दादी को देखते हैं जो कि बहुत रो रही थी और उन्होंने अपने पति को पहचाना था और ली होंग भी अब उनके शरीर को छोड़ के जा चुका था। फिर हम रियल ली होंग की बॉडी को देखते हैं जिसके पास हैंग क्यू बेटी होती है और ली होंग कोमा में गया होता है और हैंग क्यू उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है। उसने अब अपनी सिंगिंग भी छोड़ दी थी। फिर स्कली वहाँ पर आती है और वो ली होंग को देखती है और तभी उसको याद आता है कि मैंने उसको कहीं तो देखा है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर ली होंग का फ्रेंड चेंग यांग आता है और वो हैंग क्यू के लिए खाना लेकर आता है। फिर वो ली होंग के कानों से हेडफोन निकालता है जो कि हैंग क्यू उसके कानों में हमेशा डालती थी और उसे उसका गाना सुनाती थी और फिर वो उसके साथ थोड़ी बातें करता है। तभी हैंग क्यू फिर से ली होंग के कानों में हेडफोन डाल देती है और फिर हम एक ली होंग के फ्लैशबैक को देखते हैं कि जब वो हैंग क्यू की म्यूजिक की प्रैक्टिस ले रहा था। और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ली होंग एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है और तभी ली होंग उसे एक म्यूजिक ऑडिशन के बारे में बताता है जो कि 3 महीने बाद होने वाला था और वो उसे उस ऑडिशन में जाने के लिए मोटिवेट करता है पर वो मना करती है। तब वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम गाना गाना एंड मैं पियानो बजाऊंगा। और वो उससे कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी तब तक तुम्हारा टेज का डर नहीं जाएगा और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में एक बड़ी सिंगर बनोगी। तभी ली होंग के फ्रेंड चेंग यांग के अंदर ली होंग की आत्मा आ जाती है और फिर जब वो हैंग क्यू को देखता है तो उसे अपने सारे पल याद आते हैं और वो हैंग क्यू को हक करने जाता है पर वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है क्या कर रहे हो। और तभी ली होंग की नजर अपने बॉडी पे जाती है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा उसके फ्रेंड चेंग यांग के अंदर है। स्कली भी उन तीनों को बाहर से देख रही होती है। ली होंग अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने बॉडी के पास जाकर कहता है प्लीज उठ जाओ और रोने लगता है। स्कली भी समझ जाती है कि ली होंग के फ्रेंड के अंदर उसकी आत्मा आ चुकी है और फिर वो उसको भूत कह के बुलाती है। वो भी स्कली को देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्या हुआ था जिसकी वजह से ली होंग की आत्मा उन सभी के अंदर गई थी। जब ली होंग यू टर्न लेकर अपने घर जाने लगता है तभी उसके सामने दादी आ जाती है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस जगह पर सभी लोग होते हैं जैसे कि कीमा ही, उसका बॉयफ्रेंड, इंस्पेक्टर पार्क, दादी, दादाजी एंड स्कली के टीचर जो कि एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और ली होंग का एक्सीडेंट स्कली के मेडिकल स्टोर के यहाँ पर हुआ था इसीलिए स्कली ही पहले जाकर ली होंग के फेस को देखती है और ली होंग भी समझ जाता है कि जो एक्सीडेंट के आसपास थे या जिन्होंने भी ली होंग की हेल्प की है उसके ही शरीर में ली होंग की आत्मा जा रही है। फिर कली ली होंग को हैंग क्यू के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे। ली होंग कहता है हाँ। फिर ली होंग अपने घर आता है और उस रिंग के बॉक्स को देखता है जिसको कि वापस लेने के लिए आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर ली होंग अपने और हैंग क्यू के कुछ पलों को याद करता है। एक दिन हैंग क्यू ने उससे पूछा था कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो, मैं तो तुम्हारे बराबर की भी नहीं हूँ। तब ली होंग ने कहा था मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और इसी सारे पलों को याद करके ली होंग पियानो बजा रहा था। फिर वो सुबह स्कली से मिलता है और उसे एक्टिंग करने के लिए कहता है और वो उसे खुद से लिखा हुआ एक सॉन्ग देता है और वो ये चाहता था कि ये हैंग क्यू अपने ऑडिशन में गाए। तभी स्कली उस कार में उसी रिंग को नोटिस करती है पर ली होंग उसके हाथ से उस रिंग को ले लेता है और कहता है पहले इस काम पे फोकस करो। फिर स्कली हैंग क्यू के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं ली होंग की कजन हूँ। ली होंग भी उन दोनों की बातें फोन पे सुन रहा होता है। वो हैंग क्यू को ली होंग ने लिखे हुए सॉन्ग को देती है और उस रिंग को भी और कहती है वो चाहता था कि तुम ये सॉन्ग ऑडिशन में गाओ और शायद ये रिंग उसने तुम्हारे लिए ही खरीदी होगी। रिंग को देखकर ली होंग शॉक हो जाता है। फिर हैंग क्यू ली होंग के बॉडी के पास आ जाती है और कहती है मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं गाऊंगी तो तुम क्या होश में आओगे, मुझे सुन पाओगे। और बहुत रोती है
उसे बाहर से ली होंग एंड स्कली भी देख रहे होते हैं और ली होंग स्कली पे गुस्सा करने लगता है। फिर हैंक्यू डिसाइड करती है कि वो सिंगिंग ऑडिशन में जाएगी और फिर वो इसके बारे में ली होंग के फ्रेंड चांगयो को भी आके बताती है। ये बात सुन के चांगयंग मतलब ली होंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ पियानो बजा सकता हूँ, तुम परफॉर्म करना और मैं पियानो बजाता हूँ। ये बात सुन के हैंक्यू को ली होंग की याद आती है। चेंगयांग मतलब ली होंग कहता है वैसे मैं भी मेरे फ्रेंड के लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। फिर हम परफॉर्मेंस के दिन को देखते हैं। ली होंग बहुत ज्यादा नर्वस होता है। स्कली भी उसको नोटिस करती है। स्कली भी हैंक्यू के पास बैठी होती है और हम हैंक्यू के हाथ में ली होंग की उसी रिंग को देखते हैं। फिर उनका नंबर आता है। स्कली भी ऑडियंस के बीच जाकर बैठ जाती है और फिर हैंक्यू हिम्मत करके स्टेज पर आती है और गाना गाना शुरू करती है। ली होंग भी उसके लिए पियानो बजाता है। ली होंग हैंक्यू को गाते हुए देखकर मनी मन कहता है थैंक यू मेरे लिए गाना गाने के लिए, सच में तुम बहुत अच्छा गा रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो आखिरी बार कली की तरफ देखकर उसको थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर ली होंग की आत्मा चेंगयांग को छोड़ के उसकी बॉडी के अंदर वापस चली जाती है। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। स्कली हैंक्यू के कॉन्सर्ट में आती है और उसी कॉन्सर्ट में हम दादी को भी देखते हैं अपने बच्चों के साथ। और उसी कॉन्सर्ट में कली के टीचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और उसी कॉन्सर्ट में कली पार्क की फैमिली को भी नोटिस करती है और पार्क का अब एक बेटा भी हुआ था। और उस कॉन्सर्ट में किमा ही, उसका बॉयफ्रेंड, उसका बच्चा एंड उसकी माँ भी आई होती है और चेंगयांग भी मतलब ली होंग का फ्रेंड। फिर स्टेज पर हैंक्यू आती है और वो गाना गाना शुरू करती है जिसका कि अब स्टेज का डर भी चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद स्कली के पास ली होंग आके बैठता है और उसको देखकर स्कली बहुत खुश हो जाती है और कली उससे पूछती है तुम मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। ली होंग कहता है मैं थोड़ा बिजी था, वैसे तुम्हें मेरी वाइफ का गाना कैसा लग रहा है। और फिर वो स्कली को थैंक यू कहता है उसका हमेशा साथ देने के लिए और कहता है तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। और हम लास्ट में देखते हैं कि वो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और ली होंग हैंक्यू की तरफ देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।